जे गुरुवारी मीटिंग ने जे संप्रत संप्रत आखा दुनियाना रोज न रोज कई चालता હોય ચાલ્યા જ કરતા બહુ બધું ચાલે છે અત્યારે. હું હિન્દીમાં વાત કરું કેમ કે આપણા હિન્દીમાં जनरली આપણે टॉक રાખીએ છીએ. सेकुलर लोकशाही आंदोलन जो मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी के हिसाब से जाना जाता है, आज गुरुवारी मीटिंग में सबको स्वागत है. आज हम चर्चा करेंगे सांप्रत मतलब आज का परिस्थिति के बारे में. आज का ताजा परिस्थिति जो है अभी ईरान और अमेरिका का इजराइल का जो वार जो है वही वार है. और अभी जो बोलने के सीज फायर हो गया है 2 हफ्ते के लिए, और चर्चा शायद का पाकिस्तान में होगा और पाकिस्तान ने अगुवाई किया है. तो ये बात अभी आप लोग को जानकारी होगी. लेकिन एक बात सबको जो दिल दहलाने वाली जो बात है कि आपको सुनते होंगे सभ्यता इन द सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ईरान महाराष्ट्र सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन के हिसाब से जाना जाता है. कुछ साल पहले किताब लिखी गई क्लास ऑफ सिविलाइजेशंस, हंकिंस्टन करके राइटर थे. एक प्रोजेक्ट था अमेरिका का, और ये बहुत चर्चा भी हम लोगों ने यहाँ काफी बार चर्चा किए हुए हैं. कुछ चर्चा में इस्लामिक सिविलाइजेशन और क्रिश्चियन सिविलाइजेशन के बारे में काफी चर्चा हुई है. तो अमेरिका कितना भी अपने आप को सेकुलर कहे, कॉस्मोपॉलिटन कहे, लेकिन वो एक प्रकार का वो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है. और ईरान को छाप तो है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन से परस्य का, लेकिन ओल्ड है, पुराना, सबसे पुराना सिविलाइजेशन है. तो धमकी ऐसे दी है, आज तक किसी ने, हमने तो धमकी का बात सुने हैं हिटलर का, मतलब जो बड़े बड़े बातें करने के मामले में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सुना है. लेकिन ऐसे धमकी कि हम इसका नाम निशान मिटा देंगे, इस सभ्यता का नाम निशान मिटा देंगे, सभ्यता को मिटा दोगे आप. ये उनके सुनकर सब लोगों ने, इवन अमेरिका के लोग भी सुनकर हैरान हुए. ये कैसी बात होती है, सिविलाइजेशन मिटा देंगे हम? कुछ बात तो रखो अपनी. शायद पढ़ाई वढ़ाई क्या नहीं किया होगा, कॉलेज में सही डिग्री विग्री नहीं लिया होगा, ऐसा हो सकता है कि बात का कोई रिफाइनमेंट नहीं. लोग बात करते हैं, जो किसी देश का बड़ा होते हैं उनकी जिम्मेदारी होता है बराबर बात करने का, और उनके लिए बड़ा एडवाइजर भी होते हैं. अगर आपको नहीं आता तो एडवाइजर से भी आप लो. ये एक बात हुई, और उसके बाद उन्होंने डेडलाइन दिया इतने टाइम के, अगर आप हमारे बात को 15/7 को नहीं मानते हो तो इतने टाइम पे हम इस आपको उड़ा देंगे. तो सारे दुनिया स्तब्ध हो गया था, ये क्या होने वाला है. न्यूक्लियर वार अगर होगा, न्यूक्लियर वार के बारे में बहुत पहले हमारे यहाँ भी काफी चर्चा होती थी. जब हम गुजरात में नारायण देसाई जब थे, जो भी नहीं है, तो उन्होंने न्यूक्लियर वार के बारे में काफी यहाँ चर्चा करते थे. अगर मानो कि अगर दिल्ली में भी मानो कोई पाकिस्तान बॉम्ब डालता है, न्यूक्लियर बॉम्ब डालता है, तो पाकिस्तान नहीं बचेगा. और पाकिस्तान में भी अगर कोई बॉम्ब डाला जाएगा तो इंडिया भी नहीं बचेगा. बात ऐसी हुई कि ईरान में अगर न्यूक्लियर बॉम्ब डाला जाएगा तो ये हवा जब बहेगी कहाँ जाएगा, उसे हम भी इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे. ये बात एक न्यूक्लियर बॉम्ब की जो बात आ गई, सब लोग जो है, पीस लविंग पीपुल जो है, वो थोड़ा बिल्कुल डर गए. मतलब चिंता में पड़ गई, क्या होने जा रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब की बात है. कुछ भी हो, बहुत सारे लोग काम करते हैं. शायद 15 दिन का मुहूर्त मिला, बंद हुआ, गोलाबारी बंद हुई और बॉम्बिंग का बंद हुआ. लेकिन लेबानन में अभी चालू है, लेबानन में चालू है. ये जो सत्य में लेबानन नहीं आते, इजराइल के कहने का अर्थ है लेबानन नहीं आता है. बात यह है कि जीता कौन, हारा कौन, कौन जीता कौन हारा. एक महाभारत में कहावत मतलब कहानी है. जब महाभारत युद्ध कौरव और पांडव का होता था तो उस टाइम पे वार खत्म हो गया, और बाद में और भीम और अर्जुन का थोड़ा भाइयों का बीच में होता है ना, मैंने ज्यादा मारा, गदा में इसको मारा, मतलब मैं गांडीव चलाया. तो भीम का लड़का जो था वो बेलाल सेन करके जो था, उसको एक खंबा में लटका दिया गया था. उसका एक कहानी है कृष्ण जी का. वो सब देख रहा था, वार का देख रहा था. हाँ, तो कृष्ण जी ने उसको दिव्य चक्षु दिए थे.
तो भीम ने बोला, अरे अरे सब तो ये तो देख रहा था ना, चलो उसको पूछते हैं। तो भीम दौड़ के गया, तू तो मेरा लड़का है, तू बोल कौन ज्यादा मारा है। अर्जुन भी सोच, तू तो मेरा भतीजा भी है, ऐसा ही कुछ दोनों दोनों दौड़ के गए। तो उसने बोला, मैं तो कुछ भी नहीं देखा। क्या देखा? एक चक्र घूम रहा है और शंख फूक रहा है, ये सब बात है। तो ये लड़ाई में कौन जीता कौन हारा, इसकी मिसाइल उसकी मिसाइल, मिसाइल में किसकी स्टैंप है, मिसाइल में जो गिरी वो किसका स्टैंप है। तो ये मिसाइल चल रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जैसा कोई T20 का मैच और 40 दिन का वार, कितना स्कोर नहीं। तो व्यापारियों को लगता है कि अगर तेल लग नहीं आएगा तो तेल से कितना फायदा होगा। मानो कि अगर सिलेंडर नहीं आएगा तो सिलेंडर में दबा दूंगा, तो सिलेंडर से मुझे कितना फायदा होगा, कितना व्यापार होगा। कि हमारे यहाँ तो जो व्यापार धंधा बढ़ा बेसिकली आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, केरोसिन में पानी मिलाना, चावल में, चावल वाले क्या बोलते पत्थर, शक्कर में ये मिलाना, रेती मिलाना, सब ऐसे ही डुप्लीकेट करते करते जो आप देख रहे हैं वो डी मार्ट ही मार्ट वगैरह बड़े बड़े मार्ट बन गए हैं, या बहुत बड़े बड़े कोई व्यापारी बन गए हैं। व्यापारी के पीछे हमारा दो नंबरी काम है। ऐसा दो नंबरी काम हिटलर भी नहीं किया होगा, वो भी, हिटलर भी ऐसा दो नंबरी काम नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ दो नंबरी काम करते हुए ये व्यापारी लोग ब्रिटिश के एजेंट थे, तो उसी के टाइम पे वो लोग उनका व्यापार बढ़ा। तो वार एज ए प्रॉफिट तो है, वार एक प्रॉफिट है, वार होने का मतलब प्रॉफिट है। आपके पास ने आप अभी क्या बना रहे हैं, अभी बना रहे हैं ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल्स, न्यूक्लियर में खर्चा कर रहे हैं, लोग को खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम चल ही रहा है। आपको शिक्षा के लिए नहीं है, मेडिसिन मेडिकल के लिए आपका पैसा नहीं है, लेकिन वार का बजट हर देश का बढ़ते जा रहा है। वो बढ़ा रहा है तो मैं बढ़ा रहा हूँ, वो बढ़ा रहा है तो वो बढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये वार जो बन रहा है किसको मारने के लिए, मारने के लिए, दुनिया को खत्म करने के लिए बात चल रही है। तो ये जो वार का डिफेंस बजट बढ़ता रहता है, ये आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन इकोनॉमी करने के लिए अगर वार करना ही है तो देश प्रेम खड़ा करना पड़ेगा। देश प्रेम, जाति प्रेम, धर्म प्रेम, हम खतरे में है, वो खतरे में है, लेकिन मर तो रहे कॉमन मैन। जो बॉम्ब गिरता है, आप मान लीजिए, मैं इसलिए उनको बुला रहा था भाविक भाई को, कि अब जो वार वार हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर, थोड़ा आ जाए तो अच्छा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर बाद में जो कोल्ड वार हुआ, फिर बाद में वियतनाम का वार हुआ, इराक और अमेरिका का वार हुआ, अभी जो वार हुआ, ये सब वार में करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है। खर्चे का तो उनका आशीर्वाद है, जितना खर्चा होगा इतना अच्छा है। लेकिन कितने लोग मरे, और ये सब वार में अभी भी कितने लोग कॉमन मैन जो मर रहे हैं। वियतनाम में अमेरिका के जो मिलिट्री पर्सन भी मरे, अब वो लाखों। अमेरिका का भी वियतनाम में जो वार हुआ था, अमेरिका के लोग भी काफी लोग मरे उसमें, ये हुआ। अभी जो वार हुआ है अभी 2000 का नाम बता रहे हैं वो लोग, तो 2000 का बता रहे हैं, तो आप थोड़ा बता दो ना डाटा वाटा थोड़ा सा, वो ह्यूमन कॉस्ट दिया ना भेजा काफी। अरे तो ये जो बात है कि ये थोड़ा जानने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वार मंगरिंग हमारा माइंड में भी, एक वार होते होते वार, छक्का चौका, जो अगर आप क्रिकेट में देखने जाते हैं, टेस्ट मैच देखना और ये T20 देखने में अंतर है। और ये T20 में आपको तो छक्का चौका ना होने का मजा नहीं आएगा, तो बॉल तो देखेंगे नहीं, बॉल क्या स्पिन किया, क्या गूगल किया, या क्या हुआ, आउट स्विंग हुआ कि इन स्विंग हुआ, पता ही नहीं। जब कैसे कट किया, कवर ड्राइव हुआ, स्लिप में गया, मालूम नहीं पड़ेगा। तो आप तो खाली देखेंगे बॉल ऊपर उड़ गया, हाँ छक्का हो गया, चलो ताली मारो, ओ। तो ये यही हो रहा है। तो ये जो जानते नहीं है, तो इसके लिए वो T20 है। जो क्रिकेट जानते हैं उनके लिए टेस्ट मैच है, या मोर और लेस। और अच्छा फुटबॉल जो गेम देखते हैं हम, वो है उनको फुटबॉल मैच अच्छा लगेगा, चलो भाई फुटबॉल मैच अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये जो वार के बारे में थोड़ा सा एक अंदाजा देने के लिए मैं एक आया था, ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वार, ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वार।
वर्ल्ड वॉर टू में कहा जाता है कि 70 से 85 मिलियन पीपल का डेथ हुआ था टोटल। मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 लाख, हाँ 10 लाख। जिसमें जिसमें करीबन 20 से 25 मिलियन मिलिट्री पर्सनल थे और 40 से 55 मिलियन सिविलियंस थे। उसका भी थोड़ा पार्टीशन जो किया है उसमें सोवियत यूनियन में एस्टिमेटेड 18 से 27 मिलियन लोग मरे थे। चाइना में 3.75 मिलियन लोग मरे थे। जर्मनी में 4.2 से 5.3 मिलियन लोग मरे थे। पोलैंड में 5.8 से 6 मिलियन लोग मरे थे। जापान में 1.97 से 2.1 मिलियन लोग इसमें मरे थे। और वॉर के अलावा जो हिटलर का जो नाजी का जो कंसंट्रेशन कैंप था उसमें करीबन 6 मिलियन ज्यूज का मैसाकर हुआ था। और इस युद्ध का जो खर्च है उस टाइम पे एस्टिमेट था $1 ट्रिलियन जितना, US डॉलर जितना उसमें खर्च हुआ था। और ये जो खर्च है वो डायरेक्ट उसमें ये है। उसके बाद जो US ने 20 साल तक जो वियतनाम पर वॉर चलाया उसमें खुद US के जो 58,000 जितने US मिलिट्री पर्सनल या तो मारे गए थे या तो मिसिंग थे। और वियतनामीज जो फाइटर्स थे उसमें से 1.3 मिलियन फाइटर्स मर गए थे और करीबन 3 मिलियन सिविलियंस मर गए थे। साउथ वियतनामीज आर्मी के करीबन 2 लाख से 2.5 लाख लोग इस युद्ध में मरे थे। इस युद्ध में यूनाइटेड स्टेट्स को करीबन $138 बिलियन का मिलिट्री एक्सपेंडिचर ये हुआ है। और नॉर्थ वियतनाम पर जो US इंपीरियलिस्ट लोगों ने जो बॉम्बिंग किया उसमें ऑयल स्टोरेज का कैपेसिटी 65% डिस्ट्रॉय हो गया, 59% पावर प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो गए, 55% मेजर ब्रिजेस डिस्ट्रॉय हो गए और बहुत सारे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर का जो लॉस हुआ वो अभी उसका एस्टिमेट नहीं है पर वो काफी ये है। और इस युद्ध में सबको याद होगा कि US ने बायोलॉजिकल वॉरफेयर ये किया था। तो उसमें उन्होंने एक ये हर्बिसाइड्स छिड़का था वियतनाम पर जिसको एजेंट ऑरेंज नाम दिया गया है। उसकी वजह से बहुत सारे जो फसल है वो और खेत वो खत्म हो गए थे। साउथ वियतनाम के करीबन 20% जितने जंगल खत्म हो गए थे। उसके बाद 1980 से 1988 के बीच में ईरान और इराक का वॉर था। ये दो देशों के बीच में वॉर था लेकिन इसमें भी करीबन 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के डेथ हुए हैं। ईरान का कैजुअलिटी उसमें ज्यादा था जिसमें 2 लाख से 7 लाख का एस्टिमेट किया जा रहा है। और इराक का जो कैजुअलिटी है वो 1.5 लाख से 3 लाख या उससे ज्यादा सोल्जर्स का ये है। इकोनॉमिक जो ईरान इराक वॉर का जो इम्पैक्ट हुआ उसमें टोटल 622 बिलियन ईरान के
और 352 बिलियन डॉलर इराक के उसमें खर्च हुए। यानी टोटल जो गिना जाए तो 900 बिलियन जितना 900 बिलियन डॉलर जितना उसमें खर्च हुआ है। ये वॉर की वजह से इराक पे 80 बिलियन डॉलर का डेट भी चढ़ गया। उसके बाद एक्चुअली इसमें मेंशन नहीं है, जो कॉस्ट ये नहीं है, उसमें है एक है जो 2003 में जो अफगानिस्तान पे जो वॉर हुआ, उसके बाद इराक पे जो यूएस ने ये किया, और उसके बाद अभी जो रिसेंट ये है उसमें रशियन वॉर ऑन यूक्रेन, जो शायद अभी तक भी, शायद नहीं मतलब वो जो अभी तक भी चल रहा है। तो ये पीछे 4 साल से ये चल रहा है और इसमें रशिया और यूक्रेन के मिला के, उसमें यूक्रेन के ही ज्यादा होंगे, लेकिन रशिया और यूक्रेन के मिला के 2 मिलियन मिलिट्री पर्सनल्स मारे गए हैं, जिसमें करीबन 3, ओ इसमें तो एक्चुअली रशियन डेथ्स ज्यादा दिखा रहे हैं, 3,25,000 और यूक्रेनियन सोल्जर्स 1,40,000, और दोनों तरफ में कैजुअलिटीज जो है उसमें रशिया की तरफ 1.2 मिलियन की कैजुअलिटी है और यूक्रेन की 6 लाख की, जिसमें सिविलियन की संख्या सबसे ज्यादा है। और दोनों का मिला के करीबन 2 ट्रिलियन जितना जीडीपी का लॉस हुआ है रशिया और यूक्रेन दोनों के बीच में। अच्छा, उसके बाद ये जो रिसेंट वॉर जो अभी सीज फायर हुआ, वो यूएस इजराइल ने एक्चुअली बीच में ये भी एक वॉर जो बाकी रह गया, वो है इजराइल ने जो गाजा पे जो किया, उसका जो है एक्चुअली वो एस्टिमेट तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये जो ईरान पे जो युद्ध हुआ उसमें यूनाइटेड स्टेट्स को करीबन 900 मिलियन डॉलर से लेकर 1 बिलियन डॉलर तक का खर्च हुआ रफली। उसमें 3.7 बिलियन डॉलर तो पहले 100 घंटों में ही खर्च हो गए थे। इजराइल के इस युद्ध में 3 बिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। और कहा जाता है कि कम से कम 2076 पीपल वो ये मतलब इस युद्ध में मरे हैं। ये 28 फरवरी तक का डेटा है, ना 28 फरवरी से शुरू होके अभी तक का डेटा है, जो डेटा दिया गया है ईरान के हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। करीबन 26,500 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसमें 4,000 महिलाएं हैं और 1,621 बच्चे हैं। और जो लोग मरे हैं उसमें कम से कम 121 जितने बच्चे हैं जो इस युद्ध में मरे हैं।
તો મોટા મોટી તો तो इसका मूल तो एમાં જે जो भी हो रहा है, आपको एक मोटा मोटा आइडिया, जो भी मान लीजिए युद्ध तो हमारा देश में भी है, रामायण का युद्ध भी है, राम रावण का युद्ध भी है, महाभारत में युद्ध भी है, कलिंग का युद्ध भी है, अशोक का युद्ध है, कलिंग वॉर का भी है। तो ये हमारा पूरा सेंचुरीज और सेंचुरीज में युद्ध युद्ध ही है। और टेरिटरी गेन करना, मार्केट को फैलाना, पोर्ट को दखल करना, व्यापार वाणिज्य को बढ़ाना। तो युद्ध में कोई ह्यूमन फेस का कोई है नहीं, कोई ह्यूमन फेस, ये तो ह्यूमन कोई ह्यूमन फेस नहीं। और जस्ट वार अनजस्ट वार, अगर कोई अनजस्ट वार करता है तो जो बाकी जो युद्ध विरोधी जो है उसको युद्ध रोकने के लिए सबको इकट्ठा होकर इसको रोकने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, सब ताकत देना पड़ेगा। जस्ट और अनजस्ट वार में ये युद्ध की मामला है। मान लीजिए भी जो और एक बात भी है, इंडिया को क्या फायदा हो रहा नहीं हो रहा, मुझे आप लोग ज्यादा 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 बोलेंगे। बात ऐसा है कि डॉलर का जो है, डॉलर तो ऑल द टाइम ऊपर ही रहना चाहता है। पहले पाउंड था, अभी डॉलर, और डॉलर रहेगा अभी तो गोल्ड, कभी कभी बीच में गोल्ड भी आ जाता था। यहाँ भी अहमदाबाद में जो शेयर मार्केट धंधा गोल्ड का देखते हैं, सोना चांदी का, अभी गोल्ड लेना है नहीं लेना है, बिक्री करना है नहीं करना है, वो सोचते रहते हैं। तो उनको ज्यादा पता होगा, अभी डॉलर बढ़ गया, गोल्ड थोड़ा कम हो गया, अभी फिर क्या होगा मालूम नहीं है। तो डॉलर को ऑफ रखना है। और ये जो मार्केट जो अचानक ईरान के ऊपर आक्रमण जो करना जो हुआ, और मोदी जी गए थे, इजराइल गए थे और 44-45 घंटा वहां रहे, बातचीत की, अचानक शुरू हो गया, इसके बारे में बात बंद हो गई है। और हमारे यहाँ तरफ से, सरकार की तरफ से वार को कंडेम नहीं किया गया। जो ईरान ने जो अटैक किया था इसको कंडेम किया गया। और बीच में जो इंडिया निगोशिएट करे करके कुछ लोग बात करते रहते थे। मोदी ही हैं जो निगोशिएट कर सकते हैं, बहुत कैपेबल आदमी है, वही निगोशिएट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और हमारा पेपर बड़ा चढ़ा के बात करते थे। तो ये, लेकिन अचानक कहां से पाकिस्तान का नाम आ गया। तो इंडिया में पाकिस्तान के नाम आ जाना तो बड़ी अजीब बात है। और ये पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री नाम है क्या, नवाब शरीफ नहीं, शहबाज 15 उन्होंने मैसेज दिया, 10 पॉइंट्स प्रोग्राम का दिया, रिक्वेस्ट किया ट्रम्प को कि आप 2 हफ्ते आप इसको टाल दीजिए। तो ट्रम्प को लगता था कोई बोलेगा तो मैं करूंगा ना, मैं अपने आप कैसे करूंगा, मैं तो 15 पॉइंट दिया हुआ हूँ। तो बाद में तो ऐसा ही हुआ कि ठीक है, हम 15 दिन के लिए बंद करते हैं। ये 15 दिन में क्या होने वाला है पता नहीं है, व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन। अमेरिका क्या तैयारी करेगा और इराक भी क्या तैयारी करेगा। अभी इराक को नॉर्थ कोरिया से 15,000 किलोमीटर को फायरिंग करने के लिए मिसाइल्स मिल गया ऑलरेडी। ये न्यूज में आ गया, चला गया, लेकिन न्यूज में है। अगर मान लीजिए ईरान के पास में अगर मिसाइल्स अगर है तो मिसाइल कहाँ स्ट्राइक करेगा, काउंटर मिसाइल्स अगर स्ट्राइक होगा। अभी तक ईरान के पास इतना रेंज का तो था नहीं। ये अगर मान लो वाशिंगटन में स्ट्राइक करेगा तो वाशिंगटन किसको भी स्ट्राइक करेगा। इसको बीच में आया कि रशिया का प्लेन दिखाई दे रहा था, मैंने इराक में रशियन प्लेन दिखाई दे रहा था, रशिया का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। तो ये बात अभी उड़ गया है, वो बात नहीं आ रहा है, इट इज नॉट देयर। चाइना रशिया भी तो पावर यूज किए उन्होंने, इसको बाद में यूएनओ में उनका चलता है, 2 ही कंट्री किया, बाकी लोग तो अमेरिका का साथी हैं। इंडिया का तो बात छोड़ ही दीजिए। ऐसी परिस्थिति में तो एंटी वॉर फीलिंग, जहां मुझे ऐसा लगता है कि जो अमेरिका में एंटी वॉर फीलिंग जिस तरह से स्टूडेंट्स यूथ के अंदर में आ रहा है, यूरोप में जैसा आ रहा है, हमारा देश में शायद एंटी वॉर फीलिंग्स नहीं आ रहा है। प्रताप भानु मेहता ने कल या परसों उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा, हमारे लोग, हमारे देश के लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लिख भी नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। ये अजीब बात है, कुछ भी नहीं बोलना। जो ठीक है, आप नेहरू के खिलाफ आप हो, ठीक है,
तो इंडिया तो एक कंट्री एग्जिस्ट किया 47 में, 57 में, 56 या 57 में पंचशील आया, नॉन अलाइनमेंट कंट्री की बात आई, तो हमारा एक स्टैंड भी हमारा था। तो आप सारे के सारे उसी स्टैंड से रशिया से आपको जितने भी संबंध आपका थे आपका, ये सब जो बात हुए है, तो इंडिया के इसको डिजोन कर सकता है? कैन ही डिजोन इट? क्या सचमुच इंडियन लोग को ह्यूमिलिएट हो वहां, और इंडिया उसका ट्रम्प का पकड़ के चलेगा तो हमको मंगल हो जाएगा? किसका मंगल होगा? का अदानी जी का या ये अंबानी जी का वहां जिससे प्लांट बनाने की मंजूरी दे दिया अमेरिका में, या अदानी का यूनाइटेड अरब में उनका कुछ फैक्ट्री प्लान है, तो वहां अगर कुछ अटैक हुआ तो आपको चिंता होता है? अभी जो दबे हुए, जो अभी भी इंडियन लोग जो पूरा फंसे हुए हैं, उनको लाने के कोई प्रयत्न नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है। आप इनसाइड रहो, आप इनसाइड रहो, बाहर मत निकलो, बाहर मत निकलो, वो सब चल रहा है। और अभी जो अगर मान लीजिए कि शिप तो आ गया, उसको शिप तो आ गया, और शिप तो हमारा कोस्ट ये अहमदाबाद की गुजरात के कोस्टल बेल्ट में ही ये हो रहा है, इसको उतारा जा रहा है। यहाँ हम कहा इसको ये कांडला और यहाँ मुंद्रा हो रहा है। आप तो चाहो तो सर्वे सर्वा हो, तो आप तो सारे के सारे यहाँ पहले तो यहाँ लाओगे, अहमदाबाद लोग ज्यादा खुश रखोगे बाद में, तो यहाँ मिल नहीं रहा है, लोग भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, सूरत के लोग भाग रहे हैं। तो बोला गया कि अभी जो मंदी है, आप सूरत जब भी जाएंगे, मंदी है, हमारा उनकी जीव में होता है कि मंदी है। क्या है? मंदी है, नौकरी नहीं, मंदी है। पहले 15,000 मिलता था, इस बार 13,000 में काम करता हूँ, कि मंदी है। अब अगली बार जो काम करूंगा 11,000 में काम करूंगा, क्योंकि मंदी है। तो ये मंदी है, तो मजदूरों को मंदी मंदी करके 9 महीने में 12 महीने का उत्पादन कर डालते हैं, पूरा कपड़ा रख देते हैं, हीरा भी रख देते हैं, फिर अगर 2-3 महीना भी फैक्ट्री बंद भी हो जाएगा, उनको चिंता भी नहीं है। तो अभी बिहार का, उड़ीसा का, यूपी के लोग कुछ भाग निकले हैं, और भी कुछ भी चले जाएंगे। बोलने की अभी क्या बोल रहे हैं, अभी ये सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सिलेंडर नहीं मिला तो केरोसिन दो आप, अगर सिलेंडर आपके पास नहीं है तो केरोसिन आप छूट पे दो ना, वो पेट्रोल पंप से मिलेगा, वो भी कार्ड वार्ड का मामला है। कोयला का भी डिपो भी नहीं, और पहले से कोयला का डिपो था, कोयला का डिपो भी नहीं, हमें कोयला का बचपन में हम कोयले से खाना खाते थे, सिलेंडर कहाँ था? तो अभी अगर होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दो, अभी लोग हीटर से खाना बनाएंगे, जो भी करेंगे। तो अभी जो लोग का स्थिति जो हो रहा है अभी ये, और प्राइस भी बढ़ेगा और भी बढ़ेगा, तो हमारा जो स्थिति जो होगा, उसी समय पर इलेक्शन भी हो रहा है, और इलेक्शन में जितना प्रकार का जात पात धर्म की बात होना चाहिए हो रहा है। और बंगाल का इलेक्शन तो 15 दिन, एक भारत का गृह मंत्री 15 दिन वहां कैंपिंग करके रहे एक इलेक्शन के लिए। दुनिया का इतना सारा प्रॉब्लम्स है, ईरान का अमेरिका का युद्ध चल रहा है, यहाँ कुछ भी प्रभुत्व चल सकता है, पाकिस्तान में भी निगोशिएशन होने वाला है, आपको चिंता नहीं इस मामले में? आप इलेक्शन में किसी भी तरह आपको कितना लाख वोटर्स का नाम निकाला है? 90। हमारे जो एमपी जो थे लास्ट टाइम, उनका नाम भी नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिजाइनिंग बनाए थे नंदलाल बोस के परिवार, उनका नाम नहीं। खाली मुसलमानों का नाम तो नहीं हो तो बात है, नाम ही नहीं है आपका। तो आप अमित शाह जी, आप वहीं बैठे हुए हैं, वहां आपको इलेक्शन कंडक्शन करने के लिए, अजीब नहीं लगता? कैसा लगता है आपको? तो क्या आप, तो इसी वार के साथ में इलेक्शन का कोई संबंध है? हमने नहीं बोला नहीं। तो इसी वार के साथ अहमदाबाद और म्युनिसिपल के इलेक्शन का कोई संबंध है? इतनी गड़बड़ी है इलेक्शंस में, है कुछ? क्या टर्निंग कुछ होगा? कुछ टर्न किया जाएगा उसको, ये होगा? तो अभी सबरी मेला का बात बताऊं आपको मैं। सबरी मेला जो होता है हर साल, ये जो केरला में हजारों सालों से है, बहनों लोग जाते हैं, लेकिन बहनों का मासिक पीरियड में बहन लोग नहीं जा सकते, यही मुद्दा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली
सुप्रीम कोर्ट का राय का कोई उसका असर ही सरकार मानने के तैयार नहीं, वो पहले से चल रहा है और चंद्रचूड़ आने के बाद इससे ज्यादा हो ही गया। तो ये जो बात है भी है कि वो 3 दिन या 4 दिन जो भी होगा बहन नहीं जा सकते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है या सरकार बोल रहा है। सरकार बोल रहा है, सरकार ही बोला। नगम्मा कोई अभी है हमारे जज नागरत्नम जो है वो थोड़ा अलग स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन इस तरह के आप तो यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आप कर रहे हो और आप यहाँ बात करते हो ना रिलीजन सुप्रीमो है, रिलीजन की फिक्स रहेगा वो बात रहेगा आपका। तो ये सब कंफ्यूजन्स काफी खड़ा हो रहा है मस्जिद को लेकर, बुद्ध मंदिर को लेकर, जैन मंदिर को लेकर, इतिहास को पढ़ाने को लेकर, इतिहास को जो कोर्स किताबें जो है उसको लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन्स काफी खड़े हो रहे हैं। तो इसी समय पर हमको क्या करना है नहीं करना है, मुझे लगता है कि सब लोग आप लोग भी थोड़ा इसके बारे में कुछ बात रखें, क्योंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है, युद्ध के पास ये 15 दिन नहीं, वो तो जैसा लग रहा है कि 10 दिन के अंदर ही कुछ हो जाएगा। 15 दिन तो बहुत दिन हो गया, 10 दिन के अंदर में कुछ भी हो सकता है। ट्रंप जिस तरह से बोल रहे हैं और ईरान भी जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, एनीथिंग कैन हैपन और हम भी सब फ्री हो जाएंगे ऐसी बात नहीं है। और उसका असर हमारे इलेक्शन में पड़ेगा, क्या पड़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन मैं तो देख पा रहा हूँ एक क्लियर एक प्रकार का एक कम्युनल लाइन में इलेक्शन जाएगी, ये होने का चांसेस है। तो एक प्रकार करंट सिचुएशंस, बाजार के भाव नहीं, लोग सूरत से भाग नहीं रहे हैं, या माइग्रेंट लोग जाएंगे तो फैक्ट्री बंद हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ जो राजस्थान के लोग जो काम करते हैं घर में, वहाँ काम करते हैं, अगर यहाँ चलेंगे रसोई में काम करने वाला भी कौन होगा। अगर 1 महीना और भी चलेगा तो आप अहमदाबाद में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे प्लेग के टाइम पे हुआ था सूरत में, पूरा कारखाना बंद हो गया था, जैसे कोविड के टाइम पे पूरा बंद हो गया था, जैसा हुआ था ऐसे परिस्थिति खड़ी हो जाएगी। तो भी हम हमारे साहित्यिक नहीं है, नाम नहीं लेऊंगा, अल्प नाम उनका है, नाम किए उन्होंने, उनको ये युद्ध विरोधी मीटिंग में बुलाने के लिए हमारे किसी ने रिक्वेस्ट किया। उन्होंने बताया कि हमको युद्ध के साथ क्या लेना देना है, अहमदाबाद में रहते हैं, शहर में रहते हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, नामकरण आदमी है, उन्हें किताबें भी छपी हुई है, बोले हमको युद्ध में क्या लेना देना है, हमको कुछ लेना देना ही नहीं। इस तरह का मानसिकता हमारी खड़ी हो रही है। कल प्रताप धनु मेहता ने इसको अच्छा से लिखा है, उन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस में लिखा है, बट इट इज ए प्रॉब्लम एवरीवेयर। युद्ध को लेकर नहीं, सबरीमेला को लेकर नहीं, सार्क का निकाल दिया बंगाल में उसको लेकर नहीं, माने ये पूरा इस तरह से बात चल रही है, एक प्रकार की बात चल रही है। कल ये भी चलेगा, पाकिस्तान में अगर ये निगोशिएशन होगा तो मोदी जी का तो नाक तो कट गया ना। हाँ वही तो मोदी जी को बुलाया नहीं ना, मोदी जी को अपना नाम लेने की कोशिश, मोदी जी तो गए थे, ये तो इजराइल गए थे, वही तो बातचीत करते थे, उनके साथ तो कुछ होने के बाद ये हुआ। तो मोदी जी को कोई कीमत नहीं है, कोई दाम नहीं है। ये इसका भी क्या होगा, इसको लेकर क्या होगा, मैं भी आकलन करना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन मेरी बात है कि हम तो एटलीस्ट एज सिटीजन की तरफ से, हमारे यहाँ से 47 करोड़ पॉपुलेशन है, कोई कम पॉपुलेशन नहीं है। एक अगर हम चित्कार करेंगे नो वार तो सारा दुनिया का आकाश फट जाएगा। अगर हम उठेंगे तो उसका अमेरिका तक भी उसका असर पड़ेगा। वार के खिलाफ अगर हम बात करेंगे, उसके सामने खड़े रहेंगे तो उसका असर सारी दुनिया में पड़ेगा। क्या हम वो रोल अदा कर सकते हैं? या कोई ऐसा सिटीजन है रोमारोला जैसे, बटन रसल जैसे, कि जो उन्होंने फास्ट ऑर्डर के बाद जिस तरह से एंटी पुलिस बना के एंटी वार फोरम बनाए थे, आइंस्टाइन भी जुड़े हुए थे इसमें, आइंस्टाइन भी जुड़े हुए थे। तो ये अभी का न्यूक्लियर वार की तरफ हम ले जाएं। आइंस्टाइन को ऑफर किया था अमेरिका ने, तुम न्यूक्लियर वेपन बनाओ, उन्होंने मना कर दिया। मैनहट्टन ओपन है नाम क्या, ओपन है जो थे वो बिल्कुल
टीवी नहीं देखते थे, पेपर नहीं पढ़ते थे, अच्छा गुड बॉय थे, पूरा किया उन्होंने, अच्छा स्टूडेंट्स उन्होंने किया, बाद में डिsillusion हो गए। तो क्या मैं कर रहा हूँ, हिरोशिमा नागासाकी वार होने के बाद एक आपको सुप्रीमेसी दिखाने के लिए हुआ, तो ये वार हम किसको कहाँ हमको ले जाएगा। तो एक वार के नो वार कंसर्न से मैं बात कर रहा हूँ, उसके साथ बाकी साथ भी जुड़ी हुई है, इसके साथ हम जब भी मिलते हैं उसी के लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बस इतना कहकर मैं बात कम करता हूँ। आप लोगों को जो ये है आप बोलिए।